गुड इवनिंग सर। चलिए, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कोई क्वेश्चन है आप लोग का तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, आज हम थोड़ा प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। तो आज हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आए और उसी को क्या है करेंगे। देखिए, ये इसमें आंसर नहीं है ना, आप लोग भी इसको लगाया कीजिए। जब पीडीएफ भेज दूँ उसमें से कोई डाउट हो तो फिर क्या है आप लोग पूछिएगा। ऐसे नहीं कि मतलब उसको मत लगाइएगा, ऐसे मत कीजिएगा, लगाइएगा इसको। ठीक है, तो इसको भी क्या है आप लोग लगाते रहिएगा। ठीक है, पहले आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहला जो क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार है, यानी राइट टू क्या है, जो प्रॉपर्टीज है यानी जो वेल्थ है, राइट टू वेल्थ अब कैसा अधिकार रह गया है। देखिए, आप लोगों को बता था ये जो संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल 31 में मेंशन था। किसमें मेंशन था? आर्टिकल 31 में मेंशन था, मूल संविधान में। लेकिन क्या होता है, इसको 1978 में इसको क्या है, जब कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 44 संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से इनको क्या मौलिक अधिकार का दर्जा इनसे छीन लिया गया। और इसको क्या है अभी आर्टिकल 300 ए में क्या होता है, इनको स्थान दिया गया है। और इनको कैसे अधिकार दिया गया है? कानूनी अधिकार दिया गया है। कानूनी अधिकार किसे दिया गया? संपत्ति के अधिकार, जो हमें संविधान में पहले मूल अधिकार था, बाद में 1780 में 1970 में 44 अमेंडमेंट के माध्यम से इसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार है बना दिया। और इस समय हमारे संविधान के आर्टिकल 300 ए में क्या होता है, इसको स्थान दिया गया। तो क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है वर्तमान में? कानूनी अधिकार। दूसरा, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसकी स्थापना की गई थी 1993 में की गई। ठीक है, 1993 में की गई थी। और इनके जो पहले अध्यक्ष थी वो है जयंती पटनायक। जयंती पटनायक क्या है, इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में रेखा शर्मा करके है, वो क्या है, वर्तमान अध्यक्ष है। तो कौन है? जयंती पटनायक क्या है, महिला आयोग के पहले राष्ट्रीय, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा महिला आयोग नहीं, थोड़ा सा मानवाधिकार आयोग है, हमने महिला आयोग की बोल दिया। ठीक है, स्थापना तो क्या हुआ था, स्थापना आपको 1993 में हुआ था। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो था रंगराजन मिश्र थे। कौन थे? रंगराज मिश्र करके क्या थे, इनके पहले अध्यक्ष थे। थोड़ा सा गलती हो गया, इनके पहले अध्यक्ष क्या थे? रंगराज मिश्र। जो मानवाधिकार आयोग है, देखिए मानवाधिकार आयोग क्या होता है, गृह मंत्रालय के अनुसार काम करते हैं। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्या होता है, ये काम करते हैं। कौन? आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कहीं पर भी अगर देश में मानवाधिकार संबंध कोई अगर किसी चीज का उल्लंघन होता है तो ये इंटरप्रिटेट करते हैं। और मानवाधिकार आयोग क्या है, एक प्रकार का क्यूसी जुडिशियल न्यायालय होता है, यानी अर्ध न्यायिक संस्था होता है। कैसे होता है? ये अर्ध न्यायिक संस्था है। देखिए, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है ना, ये सब क्या अर्ध न्यायिक न्यायिक संस्था होता है। ये पूरी तरह से न्यायिक संस्था नहीं आता है, लेकिन क्या होता है, ये लोग भी क्या है, न्याय के बारे में क्या होता है, सिफारिश वगैरह कर सकते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है, जो 20 है, आपको बता कि 20 में क्या था। आपको बता कि 20 में ये था कि जो जैसा कानून जिस समय बना है उसी कानून के अनुसार क्या है, किसी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसी के अनुसार सजा मिलना चाहिए। तो ये क्या है, दो सिद्धि से के संबंध में संदर्भ में संरक्षण, यानी कोई व्यक्ति अगर अपराधी है तो उनको क्या होता है, जो कानून वर्तमान में चल रहा है उसी के अनुसार क्या होता है, उनको सजा मिलेगी। और दूसरी बात है कि उनको एक मामले में, मतलब एक जैसे केस में उनको बार बार सजा नहीं मिलेगी। अगर मान ले किसी ने हत्या की है तो उनको हत्या का ही केस लगेगा, चाहे वो 10 बार किया चाहे 15 बार किया, या 10 लोगों को मारे या 15 लोगों को मारे, उन पर क्या लगेगा, हत्या का
मुकदमा लगेगा। ध्यान रखिएगा, अगर एक व्यक्ति क्या है दो तीन आदमी को एक साथ मार देता है या एक आदमी को भी मारता है तो उन पर एक ही केस बनेगा। उन पर ये नहीं कि तीन लोगों को मारा तो अलग अलग तीन ऐसे बनेगा। तो ऐसे क्या है, कोई नियम इसमें नहीं है। तो ध्यान दिए। अगर एक क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाओं का उल्लेख है, यानी लैंग्वेज का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, इसका उल्लेख, लैंग्वेज का उल्लेख कहाँ पे किया गया है। देखिए आपको बता कि हमारे मूल संविधान में क्या है, मूल संविधान में 8 प्रकार के क्या थे, अनुसूची थे, यानी 8 अनुसूची था, और वर्तमान में कितने हैं, 12 अनुसूची है। और उसमें आपको बताया कि जो हमारे अनुसूची यानी शेड्यूल 8 है, इसमें कितने प्रकार के भाषा का उल्लेख है, 12 भाषाओं का होता है, 12 करो 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषा का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। कौन से शेड्यूल में, 8 शेड्यूल में। एक 11वें शेड्यूल में क्या है, 11वें शेड्यूल में क्या है, पंचायती राज है। क्या है, पंचायती राज क्या है हमारे 11वें शेड्यूल में, पंचायती राज इसमें है 11वें। चौथी जो अनुसूची है इसमें राज्यसभा के सदस्य के बारे में है, आपको बताया था राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होगा, गड़बड़ा है। जो 12वीं अनुसूची है ये क्या है, नगर निकाय के बारे में, इसके बारे में है नगर निकाय, या जिसको नगर पालिका वगैरह कहा जाता है, तो ये नगर निकाय के बारे में, इसको भी ध्यान रखिए। अगला देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा भाग नागरिकता से, नागरिकता मतलब सिटीजन से संबंधित है। देखिए हमारे संविधान के भाग आपको बता कि मूल संविधान में कितने भाग थे, मूल संविधान में 12 भाग थे, और वर्तमान में उसको कितना हो गया, 25 हो गया। तो भाग जो 2 है उसमें क्या है, नागरिकता के बारे में उल्लेख है। और इसमें देखिए भाग 2 के साथ जो आर्टिकल 5 से लेके 12 तक में क्या है, नागरिकता के बारे में उल्लेख की गई है, यानी अनुच्छेद 5 से लेके 12, और जो भाग है वो 2 में क्या है, नागरिकता के बारे में उल्लेख की गई है। आप लोग जानते हैं जिसे सी ए कहते हैं, सीए के बारे में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुआ था, आप लोग जानते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जिसे कहा जाता है, ये कब आया था, 2019 में आया। आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से क्या है, जो हमारे पड़ोसी देश है 3 जो मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ पे अगर मुस्लिमों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति रहते हैं, किसी धर्म के व्यक्ति को रहते हैं, तो उसको भारत में नागरिकता दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम कहा जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम कहा जाता है, जब कब आया है, 2019 में इसको लाया गया था। कब लाया गया था, 2019 में इसको लाया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन में डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप लोग पूछिएगा, जिससे क्या होगा कि कोई भी चीज क्या है रह ना जाए। तो ये भी क्या है, इन्होंने ये इसको ऑन कैसे कर दिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कल आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में बताया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, उसमें आपको उनके सारे अधिकार बताए थे, किस प्रकार के अधिकार उनको मिले हुए हैं हमारे संविधान के माध्यम से। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति किनको नियुक्त नहीं करता है, किनको क्या करता है, नियुक्त नहीं करता है, यानी अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं। देखिए राष्ट्रपति क्या होता है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको भी नियुक्त करते हैं, जो राज्यपाल है उनको भी नियुक्त करते हैं, महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं इसको भी नियुक्त करते हैं। जो महाअधिवक्ता है ना, इसको नहीं करते। ये क्या होता है, ये इनका नियुक्ति कौन करते हैं, राज्य के राज्यपाल करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्य के राज्यपाल करते हैं, गवर्नर करते हैं। तो देखिए जो महाअधिवक्ता है ना, देखिए जो केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, जो हमारे स्टेट होता है वहां पे महाअधिवक्ता होता है, जिसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहता है, एडवोकेट जनरल कहा जाता है। देखिए महान्यायवादी का काम होता है सरकार की तरफ से केस लड़ना, सरकार की तरफ से क्या होता है, केस लड़ना केंद्र में। और महाअधिवक्ता का काम होता है स्टेट में, यानी राज्य में सरकार की तरफ से केस लड़ना।
तो दोनों अलग अलग क्या होता है जगह पे, क्या होता है सरकार की तरफ से क्या रहते हैं, केस को लगते हैं। सरकार का कह सकते हैं कि ये सरकार के वकील समझ लीजिएगा, सरकार के क्या है विधि अधिकारी समझ लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह कि भारत के संविधान के निम्न कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित। कल आपको पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो सामान्य जो लोकसभा और जो विधानसभा के सदस्य की जो चुनाव होता है उससे अलग होता है। उसको एकल संक्रमण मत पद्धति कहा जाता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग की जाती है। कौन सा पता था, एकल संक्रमण मत पद्धति कहा जाता है। और आपको पता है कि जो राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है, राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो क्या है आपका 52 से लेकर कितना है 78 तक में आता है। तो आप इसको देख के ही मालूम कर सकते हैं इसमें 52 कोई है तो क्या है। इससे भी देखिए ऐसे भी क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन का हल किया है, देखिए इसमें 52 से क्या 78 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 52 से लेकर 78 में क्या है चुनाव पहले आएगा ना, तो उसमें क्या होता है 51 तो आ नहीं सकता, बाकी आप है तो पहले जो आएगा वो होगा। आर्टिकल 55 में क्या है चुनाव कैसे होते, देखिए आपको कल बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जितने भी विधानसभा है हमारे देश में उन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये आपको कल बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा की संघ समिति शक्ति किसके पास, उसके अध्यक्ष कौन है। देखिए संघ आपको पता था जो संघ समिति था या सभा था उसका अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी। और जो राज्य यानी जो राज्य समिति था या प्रांत समिति थे, प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे, पटेल जी थे। पटेल जी क्या थे, प्रांत समिति के अध्यक्ष थे। प्रांत समिति के अध्यक्ष थे कौन, वाले पटेल जी, पटेल जी ने वल्लभ भाई पटेल जी। और जो राजेंद्र प्रसाद थे ये क्या संचालन समिति के थे, क्या थे संचालन समिति के अध्यक्ष। और भीमराव अंबेडकर क्या थे, भीमराव जो अंबेडकर थे, अंबेडकर जी थे ये सबसे इंपॉर्टेंट थे। और ये क्या था प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष या ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, इसको आप लोग जानते हैं। अगला कि शिक्षा का अधिकार, इसको आरटीई कहा जाता है। आप लोग सब जानते हैं भारतीय संसद की धारा किस वर्ष में क्या था लागू किया है। ठीक है, शिक्षा का जो अधिनियम है आपको बताया था 1 अप्रैल 2010 में इसको क्या है लागू किया। तो ये डी नंबर क्या होगा, आंसर सही होगा 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 में क्या है शिक्षा के अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाए गए थे उसको भारत में लागू किया है, जिसके माध्यम से क्या है निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। और प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उसमें 25% क्या होता है गरीब तबके के लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो ये आपके समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये कह रहा है जो अंडमान निकोबार क्षेत्र है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो किस उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में आता है। कौन सा, अंडमान निकोबार जो हमारा, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे आपको बता कि अंडमान निकोबार में क्या है दो ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। ये पे क्या है ज्वालामुखी भारत में, यही दो ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार। पोर्ट ब्लेयर क्या है, उसके बाद यहाँ पे सेलुलर जेल भी है। ठीक है, अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह है इसका जो उच्च न्यायालय है वो क्या होता है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। कौन से, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत इसमें आता है। देखिए हमारे देश में इस समय क्या है 25 उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट कितने हैं 25 उच्च न्यायालय है। और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है ये भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। इलाहाबाद क्या है सबसे बड़ा हाईकोर्ट। सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद है। और सबसे पुराना कौन सा है, कलकत्ता जो हाईकोर्ट है, कलकत्ता हाईकोर्ट क्या है सबसे पुराना, क्या है सबसे पुराना। तो सबसे पुराना कौन सा है, कलकत्ता हाईकोर्ट है। और सबसे बड़ा कौन सा है, ये आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट है। ठीक है, धन्यवाद। अगला देखिए मौलिक अधिकारों का संबंध निम्न में कौन से कथन सत्य है। देखिए मौलिक अधिकार आपको बताया था कल उससे पहले क्लास में। तो मौलिक अधिकार जो क्या है नागरिकों को प्रदान की जाती है। पहला है उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है, कहीं नहीं ऐसे नहीं है निलंबित किया जा सकता है। उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के इच्छा पर नहीं किया जाता है, इच्छा नहीं होनी चाहिए आपको।
उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, ये भी नहीं है। आदेश प्रधानमंत्री के आदेश पे नहीं, अगर यहाँ पे राष्ट्रपति के आदेश होता तो उसको सही माना जाता। आपातकाल के दौरान उसे नियम, देखिए आपातकाल की आवश्यकता के समय में क्या होता है, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको हटाया जाए। देखिए हमारे मौलिक अधिकार आपको पता है कि 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक अधिकार कहाँ कितने से कितने में है, 12 से लेकर 35 से लेकर कितना 35 जो आर्टिकल है उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया है। इनमें से आर्टिकल 20 और 21, 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। जो आर्टिकल 20 है और जो 21 है इसको आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यानी आर्टिकल 20 और 21 को क्या है, जब आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू हो भारत में तब भी क्या है इसको हटाया नहीं गया था। क्योंकि आपको पता है कि जो 20 है ना उसमें दोष सिद्धि का अधिकार है, नहीं तो क्या देखिए इसको अगर हटा देंगे ना तो गवर्नमेंट किसी को भी क्या होगा मनमाने तरीके से उल्लंघन कर कानून का पूरा उल्लंघन कर देंगे। 21 में क्या है, जीने का अधिकार है। भाई जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो जीने का, सरकार चाहे तो किसी को भी कभी भी मर्डर करवा सकता है। इसलिए क्या है आर्टिकल 20 और 21 को क्या था आपातकाल में भी उल्लंघन नहीं किया जाता, निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है आर्टिकल 20 और 21 क्या है आपातकाल में। आपातकाल किस देश से लिया गया था, आपातकाल आपको बताया था जर्मनी से लिया गया था। कहां से लिया गया था, जर्मनी से हमारे देश के संविधान में आपातकाल को लाया गया, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे जो प्रस्तावना है यानी फंडामेंटल जो चीज है या जिसको प्रियम्बल कहते हैं उसमें संशोधन किया जा सकता है, ये किस केस में बताया गया है। देखिए ये केस था केशवानंद भारती केस, ये आया था 1973 में आया था। इसमें आया था 1973 में आया था कि जो हमारा प्रियम्बल है उसमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। और इसी को बेस बनाकर देखिए इसी को बेस बनाकर 1976 में क्या है 42 में संशोधन के माध्यम से 42 संशोधन के माध्यम से हमारे प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए हैं। प्रियम्बल में कितने शब्द जोड़े गए हैं, 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन सा, एक है समाजवादी या समाजवाद कह सकते हैं, एक आपका क्या होता है पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, ये सब पता है आप लोगों को याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है। और तीसरा जो है वो है अखंडता। ये 3 शब्द जोड़ा गया कब 1976 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और केशवानंद भारती केस में पहली बार बताया गया कि हमारे संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें चेंज किया जाता है। लेकिन एक बात उसमें और बात की गई है कि हम किसी शब्द को चेंज तो कर सकते हैं लेकिन उसके मूल भावना बदलना नहीं चाहिए। क्या है, मूल भावना नहीं बदलना चाहिए। हम उसमें कितने भी अमेंडमेंट कर ले लेकिन क्या है जो हमारा प्रस्तावना है यानी जो हमारा प्रियम्बल है उनकी मूल भावना नहीं बदलनी चाहिए। तो मूल भावना नहीं बदलेगा, ये बात इसमें की गई है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बात की गई है। तो ये कौन सा है आपका 86 बार संविधान संशोधन में कहा गया। कब हुआ था ये 2002 को ये संशोधन किया गया था। याद रखिएगा, तारीख भी याद रखिएगा और किस आर्टिकल इसके माध्यम से जोड़ा गया है, आर्टिकल 21A को इसके माध्यम से जोड़ा गया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार बनाया गया वो किस आर्टिकल में है तो 21A वाले आर्टिकल में है। यानी अनुच्छेद 21A में क्या है अधिकार यानी मौलिक अधिकार दिया गया है बच्चों को जो 6 से 14 साल की उम्र के हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की। कब संशोधन किया गया था 2002 में। और कितने में संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगाइए और उसको बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ पाता है उसको बार बार पूछिए। इससे क्या होगा, क्वेश्चन क्या होता है आपसे एकदम घुल मिल जाएगा, उससे क्या होता है डर नहीं लगेगा पेपर हॉल में जाकर जाएंगे। नहीं तो क्वेश्चन को पहली बार जब वहां पे पढ़ने लगेंगे तो लगेगा कि क्या पता नहीं पहाड़ टूट गया है सर के ऊपर। ऐसे नहीं लगना चाहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो उतना। आप लोग जानते ही है, आप लोग सब
जानकार आदमी है तो आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऋग्वेद में किस नदी को अस्किनी कहा गया है? देखिए ऋग्वेद आप लोग जानते हैं कि हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद भारत का सबसे क्या है? प्राचीन ग्रंथ। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद सबसे क्या है? प्राचीन ग्रंथ है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में अस्किनी नदी को क्या कहा गया है? वो चिनाब कहा गया है। चिनाब नदी, आपको पता है कि चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर और होकर कहाँ होता? पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये क्या है? चिनाब नदी। ध्यान दीजिएगा, चिनाब नदी सिंधु नदी का सहायक नदी है। तो प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। वेद आप लोग जानते हैं कि वेद कितने हैं? वेद 4 वेद है। वेद कितने हैं? 4 वेद है। एक ऋग्वेद है, एक क्या है? सामवेद है, एक सामवेद है, ये क्या है? यजुर्वेद है, और जो चौथा है वो क्या है? अथर्ववेद है। ये अथर्ववेद को, ये अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद में क्या है? भगवान की स्तुति पाठ की गई है। सामवेद में संगीत का उल्लेख है। यजुर्वेद में कर्मकांड या यज्ञ का उल्लेख है। और अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में क्या है? जो जादू टोना चिकित्सा के बारे में यानी आयुर्वेद के बारे में लिखा गया। ये सब बता रखा हूँ, आप लोग रिविजन करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चिनाब नदी पर स्थित है? देखिए यहाँ पे जो बांध आपको दिख रहा है उसमें से बोल रहे कौन सा बांध चिनाब नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे जो चिनाब नदी पर है वो है आपका सलार बांध। सलार बांध हो गया, दुलहस्ती बांध हो गया, ये सब क्या है? आपके चिनाब नदी पर है। देखिए पोंग जो बांध है ये आपका किस नदी पर है? ये आपका गोदावरी नदी पर है। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। राणा प्रताप सागर किस पर है? राणा प्रताप सागर कहाँ पे है? ये चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। इडुक्की जो बांध है ये तापी नदी पर है। जो गुजरात में है वो तापी नदी। देखिए ये क्या है? राजस्थान में है। और ये क्या है? जो इसमें तेलंगाना है, तेलंगाना में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? यानी हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? तो हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है वो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? ये बना था 1 अप्रैल। कब बना था? 1 अप्रैल को। कब बना था? 1935 में बना था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी। 1 जनवरी 1949 को क्या होता? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या हुआ? हमारे RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ? वो हुआ आपके 49 में हुआ था, 1 जनवरी को। और आप लोग जानते हैं कि RBI को गठन करने के लिए क्या है? यंग हल्टन क्या होता है? कमेटी बनाया गया था। तीसरी बात आता है, जो CD देशमुख जी है ये हमारे पहले भारतीय थे जो RBI के गवर्नर बने थे। और RBI के जो पहले गवर्नर थे तो ओसबर्न स्मिथ क्या थे? RBI के पहले गवर्नर थे। कौन थे? ओसबर्न स्मिथ क्या है? RBI के पहले गवर्नर थे। ठीक है, तो ये ध्यान देगा। तो केंद्रीय बैंक कौन सा है आपका? RBI, जिसको आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जिनके माध्यम से क्या था? नोट वगैरह क्या था जो प्रिंट करते हैं, ये RBI ही क्या है? नोट वगैरह प्रिंट करते हैं, ये लोग उसको बताया। अगला है नॉर्वे की राजधानी। नॉर्वे देखिएगा, नॉर्थ पोल के आसपास का देश है जिसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और नॉर्वे में की राजधानी क्या है? ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। यहाँ पे आपको एक चीज बताया था कि ओस्लो में क्या है? यहाँ पे जो एसिड रैन होता है उसका शोध संस्थान है। यानी अम्लीय वर्षा अनुसंधान संस्थान यहाँ पे। दूसरी बात आपको पता है कि जो नॉर्वे में है, नॉर्वे में एक द्वीप है जिसको कहते हैं स्वालवार्ड द्वीप। स्वालवार्ड जो द्वीप है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सीड बैंक है। यहाँ पे क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीड बैंक, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो सीड होता है, बीज होता है, सीड बैंक कह सकते हैं, बीज बैंक कह सकते हैं, बैंक यहाँ पे इनको कंजर करके रखा गया है कि जो विलुप्त हो जाए तो उनको फिर से क्या होता है? उस पौधे को फिर से डेवलप किया जा सके। तो कहाँ पे? ओस्लो में। ये नॉर्थ पोल पे है। और आपको बताया था कि इसको क्या है? मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? मध्य रात्रि का देश भी किसको कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि का देश। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने बनवाया था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पहली बात तो ये बिहार में है। अभी देखिएगा इसका बहुत चर्चा में है क्योंकि प्रधानमंत्री जाके क्या था, इसमें इनोवेशन किया। तो देखिए गुप्त शासक थे कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था बिहार में। और यहाँ पे किस तरह, किस धर्म का शिक्षा दी जाती थी? जो बौद्ध धर्म के जो महायान संप्रदाय है उनका शिक्षा दी जाती। बौद्ध धर्म के क्या है, जो महायान संप्रदाय है उसका शिक्षा दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय भारत का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है। ये क्या है? भारत का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है। ध्यान दीजिए, आवासीय मतलब जिसमें हॉस्टल वगैरह हो, जो स्टूडेंट और जो टीचर होते हैं वो एक ही जगह पे रहे। देखिए हमारे उपनिषद का मतलब क्या होता है? जो शिष्य हो गुरु के समीप जाके अध्ययन करे। अगर गुरु अलग रह रहे, शिष्य अलग रहे, तो क्या होता है? गुरु के जो एक्टिविटीज है वो शिष्य सीख नहीं सकते। आजकल के जो एजुकेशन है कि टीचर स्कूल में व्यवहार दूसरे करते हैं और जब अपने निजी जीवन में होता है या दूसरी जगह पे होते हैं तो अलग व्यवहार करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो वास्तविकता है वो बहुत दूर हो जाता है। तो वो भी अलग है। पहले क्या था, टीचर और जो स्टूडेंट होते थे वो एक जगह होते, जैसे हमारे यहाँ पे जो गुरुकुल व्यवस्था था उसमें क्या था, टीचर और जो स्टूडेंट होते वो एक ही जगह होते। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रमशील जो विश्व महाविहार है वो कहाँ यानी किस राज्य में स्थित है? विक्रमशील, देखिए ये भी बौद्ध धर्मों से संबंधित, ये भी क्या है, बौद्ध धर्मों से संबंधित है। और इसको बनाया था आपका धर्मपाल ने। तो ये भी कहाँ पे है? बिहार में। इसको बनाया किसने था? इस पाल शासक थे। कौन से पाल शासक थे? धर्मपाल। इसको किसने बनाया था? धर्मपाल ने बनाया। कौन सा? तो ये पाल वंश के शासक थे। किस वंश के थे? पाल वंश के शासक। तो इन्होंने क्या है, यहाँ पे बौद्ध सभागार बनाए थे जिसका नाम है विक्रमशिला महाविहार। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? देखिए भारत का जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है? वो 7 देशों के। 7 देशों में कौन कौन सा है? एक तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हो गया। एक आपका नेपाल हो गया। एक आपका भूटान हो गया। एक आपका क्या, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश। एक आपका म्यांमार हो गया। एक आपका चीन हो गया। और एक आपका अफगानिस्तान। इन देशों के साथ क्या है, भारत स्थलीय सीमा बनाता है। और सबसे बड़ा जो स्थलीय सीमा बनाता है वो बांग्लादेश के साथ। ये सर्वाधिक स्थलीय सीमा, सर्वाधिक सीमा बनाती है किसके साथ? बांग्लादेश के। और सबसे कम बनाती है अफगानिस्तान, सबसे कम। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम और बांग्लादेश के साथ क्या है, भारत का जो स्थलीय सीमा है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए ये एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में इसी को पूछते हैं। तो इसी को देखिए कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन को तो घुमा के पूछ ले, लेकिन पूछेगा यही। देखिए अगला क्वेश्चन है जो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की देश को कहा जाता है। देखिए लैंड ऑफ जो थंडरबोल्ट है ये आपके भूटान को कहा जाता है। ये कहा जाता है भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। तो चलिए भूटान को क्या कहता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और इसको बार बार प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस उतना फायदा, कम प्रैक्टिस कम फायदा। अगला क्वेश्चन है, केरल के अरब सागर वाले समुद्र तट को क्या कहा जाता है? आपको बताया था, कितनी बार बताया कि केरल वाले जो तट है उसको मालाबार तट कहा जाता है। केरल वाले को क्या कहता है? मालाबार तट। देखिए भारत के मैप में अगर आप लोग देखते हैं तो ये अगर पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है, पश्चिमी, तो ये जो भाग है ये केरल का, इसको मालाबार तट।
और यहाँ से यानी गुजरात से लेके जो गोवा तक का तट है इसको कोंकण तट का कहते हैं, कोंकण तट। और गोवा से लेके जो कर्नाटक का जो तट है, कर्नाटक का जो एरिया है उसको कहते हैं कन्नड़ तट का, ये कहते हैं कन्नड़। और ये जो तमिलनाडु का ये जो तट है ना, तमिलनाडु का ये जो तट है उसको कोरोमंडल कहा जाता है। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कहा जाता है। तो तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। गुजरात से लेके गोवा तक के तट को क्या कोंकण तट कहते हैं। और गोवा से लेके आपका कर्नाटक तक के जो तट है उसको कन्नड़ तट कहा जाता है। और केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। और जो तमिलनाडु के जो तट है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट कहा है तमिलनाडु के भाग में, पूर्वी घाट के जो तमिलनाडु है उसको कोरोमंडल तट है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचे? आप लोग जानते हैं कि वास्को डीमा कब है? 1498 में भारत पहुंचे थे, अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए, जल मार्ग द्वारा अफ्रीका का चक्कर लगा के जल मार्ग द्वारा भारत आने वाला पहला यूरोपीय। ठीक है। और ये क्या है, कहां से आते हैं? ये कौन से पुर्तगाली थे? कौन है? पुर्तगाली। तो इन्होंने सबसे पहले केरल, देखिए ये जो कलिकट है ना, ये केरल में है। ये कहाँ पे है? केरल में। यहाँ पे पहुंचे। यहाँ के राजा कौन थे उस समय? यहाँ के राजा थे जमोरिन। जमोरिन क्या थे? यहाँ के राजा। ये क्या लेने के लिए आए थे? काली मिर्च लेने के लिए आए थे, उसको ब्लैक पेपर कहते हैं। इसका व्यापार करने के लिए ये आए। ठीक है। ये जो कलिकट है ना, इसका अब वर्तमान नाम क्या है? इसका वर्तमान नाम है कोझिकोड है। वर्तमान नाम क्या है? कोझिकोड, जो केरल में है। तो कोझिकोड क्या है? कलिकट का या कालीकट का वर्तमान नाम है। पहले इसको क्या है? कलिकट या कालीकट कहते थे। देखिए भारत में सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी जो आए थे वो पुर्तगाल आए थे। और सबसे बाद में जो गए हैं ना वो पुर्तगाली भारत को छोड़ के गए। देखिए पुर्तगाल भारत से कब गए थे? 1961 को क्या है, ये गोवा को आजाद करके गए थे। पुर्तगाल कहाँ पे थे लास्ट तक? गोवा में थे। तो गोवा कब आजाद हुआ? गोवा 1961 में आजाद हुआ। ध्यान रखिएगा, गोवा 1961 में आजाद हुआ। गोवा कब हुआ? 1961 में आजाद हुआ। तो गोवा को आजाद करके कौन गए थे? पुर्तगाली थे। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए, इसको ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे पहले बाद में गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, रेणुका झील है आपके जो हिमाचल प्रदेश है उसी में आता है। हिमाचल प्रदेश जानते हैं आप लोग, हिमाचल प्रदेश में क्या है? रेणुका झील है। आपको पता है कि रेणुका झील के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में क्या भुगू ताल है, सूर्य ताल है, चंद्र ताल है, ये सब बताता है। सूर्य ताल, भुगू ताल, उसका चंद्र ताल, वो कहाँ पे है? आपके हिमाचल। और हिमाचल में एक कृत्रिम झील भी होता है जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, जिसको गोविंद सागर झील कहते हैं। कौन सा झील है? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील ये भी कहाँ पे है? हिमाचल में। हिमाचल की दो राजधानियां हैं, एक शिमला और दूसरा धर्मशाला। एक शिमला और दूसरा धर्मशाला, ये भी आपको बताया। और आपको पता है कि हिमालय जो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, रोहतांग हो गया, बारालाचा हो गया, और क्या है आपका जो, चलिए आगे देखिएगा। घाटेश्वर बाहुबली की मूर्ति की धर्म से संबंध, देखिए ये है घाटेश्वर बाहुबली, ये जैन धर्म से संबंधित है। देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। इनके जो पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभ देव। ऋषभ देव क्या है? इनके पहले तीर्थंकर है। इन्हीं के जो बेटे थे उनका नाम है बाहुबली। इनके जो बेटे थे उनका नाम है बाहुबली। इनकी जो मूर्ति लगे हैं ये कर्नाटक में एक जगह है श्रावण बेलगोला। श्रावण बेलगोला में ये मूर्ति लगी हुई है, जो कहाँ पे है? कर्नाटक। वहां पे क्या प्रत्येक 12 साल के बाद क्या होता है? इस बाहुबली जो मूर्ति है इसका महाअभिषेक किया जाता है। तो इसका महाअभिषेक क्या होता है? 12 साल के बाद होता है, जो श्रवण बेलगोला में है।
और आपको बता दें कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो भी श्रावण बेलगोला में जाके क्या लिया गया था, संलेखना लिया था। क्या लिया था, संलेखना लिया था। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है उसको महावीर स्वामी कहा जाता है, जो 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। ये सब आपको बता रखा है, आप लोग थोड़ा सा रिविजन कीजिए। सारे पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए, मुंह जबानी, तभी क्या होगा एग्जाम एकदम बढ़िया लगेगा, नहीं तो क्या होगा एग्जाम हॉल में इधर उधर ताकना पड़ेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को जब यहाँ पे मोहम्मद गोरी आए थे तो उनके एक सेनापति थे जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी इनको नष्ट कर दिया। तो बख्तियार खिलजी ने क्या होता है इसको नष्ट किया था, जो मोहम्मद गोरी के क्या थे, सेनापति थे। तो ध्यान बख्तियार खिलजी ने क्या है इनको नष्ट कर दिया था। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में है, ये आपको बताइए। बिहार में कहाँ है नालंदा? किसने बनवाया था नालंदा? कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया। किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने इसको बनवाया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित? ठीक है, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह का और नाम जानेंगे जो भारत का सबसे क्या है गहरा बंदरगाह है, जिसको कृष्णपट्टनम कहते हैं। तो कृष्णपट्टनम जो बंदरगाह है ये भी आंध्र प्रदेश में है और ये क्या है भारत का सबसे गहरी बंदरगाह है, गहरी। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जो बंदरगाह है ना वो महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछो कि किस राज्य में सबसे अधिक क्या है सी पोर्ट है तो वो है आपके महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा क्या है सी पोर्ट है, उसको मुंबई कहते हैं। मुंबई क्या है भारत का सबसे बड़ा क्या है सी पोर्ट, ये भी आप लोग जान लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए अभी आपको बताया था ये क्या है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कहाँ पे? महाराष्ट्र में हम लोग जानते हैं। देखिए पारादीप कहाँ पे? उड़ीसा में है, इसको भी याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। कलकत्ता जानते हैं पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में है। इंदौर कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। इंदौर कहाँ है? ये तमिलनाडु। इसको भी जान लीजिएगा, ये भी कोई क्वेश्चन। एन्नोर कहाँ पे? तमिलनाडु में। कोलकाता क्या है? वेस्ट बंगाल में। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में। और मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कृष्णपट्टनम। कृष्णपट्टनम क्या है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भारत की सर्वाधिक नगरीय सबसे आबादी वाला बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह में क्या आएगा? आपका आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा मैसेज करके पूछ लीजिएगा, आपका आवाज क्लियर सिर्फ नहीं आ रहा है। प्राकृतिक बंदरगाह। अच्छा, प्राकृतिक बंदरगाह की नहीं, देखिए जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ना ये प्राकृतिक बंदरगाह है, क्योंकि ये क्या है प्राकृतिक रूप से बना हुआ। जो चेन्नई वाला है ये क्या है कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई जो चेन्नई बंदरगाह है जो बार बार पूछता है वो क्या होता है कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह मतलब जो मानव निर्मित होता है यानी मानव द्वारा जिसको बनाया जाता है उसको क्या होता है कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं, और जो नेचुरल बने हुए होते हैं उसको प्राकृतिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक नगरीय आबादी यानी नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? नगरी सर्वाधिक बोल रहा है, परसेंटेज नहीं, संख्या में सबसे ज्यादा बोल रहा है। क्योंकि संख्या के आधार पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या है। अगर परसेंटेज की अगर बात की जाएगा तो गोवा में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या है। परसेंटेज में गोवा है और नंबर की संख्या में क्या महाराष्ट्र। गोवा में लगभग क्या है 2011 के जनसंख्या के अनुसार आपके 62% लोग क्या होते शहरों में रहते हैं, और 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे देश का 31.2% लोग क्या है नगर में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? नगर में। बाकी क्या है गाँव में रहते हैं। 68.8% क्या होता है गाँव में रहते हैं। नगर में सबसे ज्यादा क्या है 31.2% रहते हैं, और गोवा में 62 रहते हैं, और महाराष्ट्र में सबसे संख्या में सबसे अधिक रहते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश है सबसे ज्यादा क्या होता है